नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे बगल में 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी की है। दूसरी तस्वीर बीबीसी की चर्चित पत्रकार सरप्रिया सांगवान जी की है और मेरे बिल्कुल बगल में न्यूज 24 के वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन जी की है और मेरे पीठ के पीछे निर्वाचन आयोग की बिल्डिंग है। बिहार में चुनाव होने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। क्या ये चुनाव आयोग की गड़बड़ियों की वजह से यह चुनाव जीता गया? यह चुनाव आयोग की कमियों से चुनाव जीता गया या चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली थी कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहे सो करे, हम कोई सवाल नहीं करेंगे? और अगर यही राज्य भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दलों की सरकार में होगा तो वहां हम हर एक सवाल करेंगे। तो इस सवाल पर बीबीसी की वरिष्ठ पत्रकार सरप्रिया सांगवान ने बहुत कुछ कह डाला है। तो राजीव रंजन ने उसे दंतहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन और जाने किन किन शब्दों से निर्वाचन आयुक्त को नवाज दिया है। तो क्या निर्वाचन आयोग या भारत की चुनावी व्यवस्था इन पत्रकारों के सवालों का जवाब देने में सक्षम है? ये भारत की जनता पूछ रही है। सोशल मीडिया पर अब इन वीडियोस को शेयर करने की होड़ मची हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि राजीव कुमार के सवालों का जवाब क्या ज्ञानेश कुमार जी दे पाएंगे? क्या सरप्रिया सांगवान के वीडियो का जवाब ज्ञानेश कुमार जी दे पाएंगे? या फिर जो कहा राजीव जी ने कि ये दंतहीन, तर्कहीन चुनाव आयुक्त क्या करेगा? देखता रहा। नाक के नीचे उसके साथ आदर्श आचार संहिता की रोज धज्जियां उड़ी। आपने देखा, एक रेड माइक के पत्रकार ने एक वीडियो कहा, उन्होंने कहा कि 50 गाड़ियां थी, गाड़ियों का काफिला दिखाया। बिहार के निर्वाचन आयोग ने एक गाड़ी सीज की। मैंने कल भी एक पत्रकार का पूरा वीडियो आपको सुनाया, दिखाया, उनके बारे में बताया। ये तथ्य है, ये सच है। तो पहले ये सुनिए कि सरप्रिया सांगवान जी ने कहा क्या है। ये आपके समक्ष सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर आपके समक्ष है और आप देखें, समझें और निर्णय लें कि आखिर ये है क्या। बड़ी समस्या है, क्यों कहना पड़ा इस पत्रकार को ये सब? सुनिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों हार रहा है विपक्ष लगातार सारे चुनाव? ये बात विपक्ष को और आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि विपक्षी पार्टियों के हारने की ही गुंजाइश ज्यादा है। हमारी आंखों के सामने ही देश में एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार हो गया है कि उसको तोड़ना किसी के बस की बात ही नहीं है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। किसी भी जगह जो सरकार है वो लोगों के खाते में पैसा डाल रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तब भी लोगों के खाते में पैसा आ रहा है। पहले चरण के चुनाव के बाद भी आ रहा है। ये पैसा तो 5 साल में कभी भी दिया जा सकता था, लेकिन चुनाव के दौरान ही क्यों? क्या विपक्ष पैसा डाल सकता है ऐसे लोगों के खाते में? नहीं। और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस पर आपत्ति जता सकता था, पर कैसा हुआ? नहीं। फिर चुनाव में खर्च होने वाला पैसा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये इन्हीं सब राजनीतिक पार्टियों ने ही रूल बनाए हैं और चलते रहने दिए कि एक पार्टी को कितना भी चंदा लेने का अधिकार है, ना भी आरटीआई के दायरे में आती है। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए, 6 साल तक ये खेल चलता रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट को याद आया कि अरे ये तो इलीगल है। सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी ने कमाया इससे, 4 साल में 5,271 करोड़ और कांग्रेस को 952 करोड़। कोई बराबरी है? जिस पार्टी के पास पैसा ज्यादा है वो तो फिर कुछ भी कर सकती है। सबको पता है वोटिंग से पहले पैसा बढ़ता है, सब पार्टियां बांटती हैं, लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा पैसा दे सकती है। तो मुझे बताइए, विपक्षी पार्टी ऐसा क्या वादा कर देगी, ऐसा क्या ही कह देगी जो इस पूरे सिस्टम से कम्पीट कर सके? बेशक ये सभी पार्टियां चंदे के सिस्टम को बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए उनका कोई मोरल ग्राउंड ही नहीं है कुछ कहने का। लेकिन ये गलत आर्गुमेंट है कि हाँ सब एक जैसे ही हैं, सब ऐसा ही करते हैं, सीखो ऐसे चुनाव जीता जाता है। नहीं, ये गलत चीज को नॉर्मलाइज करना है। क्यों गलत चीज सीखनी है? ये लोकतंत्र है, जनता का काम है कि वो चुनाव में अंधे पैसे को नॉर्मलाइज ना होने दे। जनता का काम है कि इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछे। जनता का काम है कि हर हाल में अपना सिस्टम यानी अपना तंत्र बहाल करे। सुना
पत्रकार कह रही हैं कि जनता का काम है अपना तंत्र तय करे। अब जनता कैसे अपना तंत्र तय करे? सरेआम वोट खरीदे जा रहे हैं। यही बात राजीव रंजन जी ने कही, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर है। राजीव रंजन जी ने कहा, हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल है। चुनाव शुरू होने से पहले बिहार सरकार 1,10,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपया देने की योजना लेकर आती है। बिहार में आचार संहिता कब लागू हुई? 6 अक्टूबर को। आचार संहिता के दौरान पैसा बांटा गया। चुनाव आयोग धृत राष्ट्र बना बैठा रहा। दंतहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन चुनाव आयोग ये सब देखता रहा। महिलाओं को 10-10 हजार रुपया की राशि बांटी गई। 17 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 7 नवंबर, ये राशि लगातार चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्येक शुक्रवार को उनके अकाउंट में क्रेडिट की जाती थी। और ये महिलाएं, जो प्रत्येक शुक्रवार को लगभग 22 से 23 लाख महिलाओं के खाते में जाता था पैसा, ये उतनी महिलाओं से कहती थी कि मेरे खाते में पैसा आ गया है, आने वाले टाइम में आपके भी खाते में पैसा आ जाएगा, लिहाजा आप नीतीश सरकार को वोट करें और नीतीश की सरकार बनेगी तो ये हमें 10,000 रुपया मिलता रहेगा। 1,10,00,000 महिलाओं ने, अगर एक महिला ने 4 लोगों से बात की होगी तो कितनी महिलाओं से? 4.5 करोड़ महिलाओं से बातचीत हो गई होगी। महिलाओं का मत प्रतिशत क्यों आगे बढ़ा 10%? उसकी यही वजह थी। और अगर ये हम लाएं निकाल के तो लगभग 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के वोट थे, 71% वोट पड़े हैं, तो लगभग 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के वोट पड़े और 1.5 करोड़ महिलाओं के वोट एनडीए को मिले। कोई इसमें दो राय नहीं है। और पुरुषों के वोट सिर्फ और सिर्फ एनडीए को 90 लाख के आसपास मिले। अब 90 लाख लोग बिना पैसे के वोट दिए हैं, उनमें उन लोगों के भी वोट हैं जो महिलाओं के कहने से वोट दिए होंगे। आप सोचिए, पूरा चुनाव बदल गया। मामला यही नहीं रुका, एक और चीज है। अब यही है कि आचार संहिता में पैसा चुनाव आयोग बंटने कैसे दिया। सवाल सबसे बड़ा यही है। इसी चुनाव आयोग और बीजेपी ने केजरीवाल को महिलाओं के खाते में पैसा नहीं डालने दिया, जबकि राजस्थान में हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत को इसी चुनाव आयोग ने पैसा नहीं डालने दिया, जबकि बगल के राज्य मध्य प्रदेश में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने भी लाडली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में रुपया डाले और चुनाव आयोग दंतहीन, तर्कहीन तब भी देखता रहा और बीजेपी जिताने का कुचक्र रचता रहा। तब भी सुप्रीम कोर्ट तक आया मामला वो, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक नहीं लगाई। ये भारतीय राजनीति के पिछले कुछ सालों में अभूतपूर्व बदलाव के गवाह रहे हैं। दशकों से चले आ रहे जाति पंथ के समीकरणों के बीच एक नया समीकरण उभरा है। इस समीकरण को कैसे रोका जाए, इस समीकरण पर कैसे लगाम लगाई जाए, अभी इस पर विचार करना चाहिए। इस पर बड़ी गंभीर चर्चा की जरूरत है, लेकिन हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं। दशकों से चले आ रहे जाति और पंथ के समीकरणों के बीच एक नया और शक्तिशाली राजनीतिक वोट बैंक उभरा है, जिसे नारी शक्ति या आधी आबादी कहते हैं। यह एक ऐसा साइलेंट वेव है जिसने हाल के चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के विश्लेषण को धता बताते हुए चुनावी नतीजे तय किए हैं। भाजपा की यह नारी शक्ति रणनीति विपक्ष की जाति वाली राजनीति का सबसे प्रभावी तोड़ बनकर उभरी है। अब सवाल यह है कि बंगाल में तो ममता बनर्जी ये काम कर लेंगी, क्या अब उत्तर प्रदेश में ये काम अखिलेश यादव कैसे करेंगे? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ये काम कैसे करेंगे, और नहीं कर पाएंगे
तो फिर चुनाव जीतना भूल जाए। एक बड़ी बात है, आप मानिए अथवा मत मानिए, आप स्वीकार करें अथवा ना करें, यह अचूक फार्मूला कैसे हटेगा, कैसे इसका तोड़ निकलेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। मध्य प्रदेश की सफलता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को एक अचूक फार्मूला दे दिया है। इस मॉडल की पहली बड़ी परीक्षा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 में हुई। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में महायुति भाजपा शिवसेना एनसीपी सरकार ने माझी लाड़की बहिना योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने का वादा किया गया, इसे लागू भी किया गया। नतीजा मध्य प्रदेश की कहानी महाराष्ट्र में दोहराई गई। इस एक योजना ने शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच महायुति गठबंधन के पक्ष में अभूतपूर्व समर्थन जुटाया, गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिलाने में गेम चेंजर की भूमिका निभाई। इसी योजना का लाभ झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने उठाया, पूरा सिस्टम बदल दिया। अब जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी, वहां वहां चुनाव के नजदीक आते ही इस फैसले को हर सरकार आगे बढ़ाती चली जाएगी, और जहां जहां सरकार में नहीं होगी वहां दूसरे दल इसका फायदा उठाते चले जाएंगे। इसके बाद सबसे जटिल माने जाने वाले बिहार के चुनावी रण में इस मॉडल का परीक्षण हुआ। बिहार वह राज्य है जहां राजनीतिक दशकों में जातिगत समीकरणों पर ही टिकी रही, जहां विपक्ष राजद कांग्रेस जहां जातिगत जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए को घेर रहा था, वहीं एनडीए ने अपना नारी शक्ति कार्ड खेला। चुनाव से ठीक पहले एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि सीधे ट्रांसफर कर दी। यह शिवराज मॉडल का ही एक नया संस्करण था। नतीजा फिर वही हुआ, महिला मतदाताओं का मतदान पुरुषों से 9% अधिक रहा। इन 1.5 करोड़ लाभार्थी महिलाओं और उनके परिवारों ने जाति की सीमाओं को तोड़कर एनडीए के भरोसे पर मोहर लगा दी और गठबंधन को बम्पर जीत दिला दी। अब इस सब के पीछे पूरा चुनाव आयोग देखता रहा। चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की तो क्या माना जाएगा, क्या कहा जाएगा? फिर तो ये दंतहीन, तथ्यहीन, तर्कहीन, धृष्टराष्ट्र बना चुनाव आयोग किससे पूछता है? मीडिया में सबूत आते रहे। कल एक पत्रकार ने कहा तो कहा तथ्य दीजिए, एफआईआर करा देंगे। 20 जगह वीडियोज आ चुके, काउंटिंग के आए, ईवीएम के आए, सबके आए, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन पत्रकार अगर सवाल करेगा, पत्रकार अगर कुछ कहेगा तो उसके खिलाफ रिपोर्ट हो जाएगी। तो क्या इस तरीके से विपक्ष कभी चुनाव जीतने की उम्मीद कर सकता है? इससे पहले इसका परीक्षण हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब किसान सम्मान निधि का ऐलान किया गया, तब भी बम्पर जीत हुई भाजपा की। उस समय लोहा लाट थे सब जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा पर, लेकिन पुलवामा की अपेक्षा 3 करोड़ खातों में भेजे गए 2,000 रुपया ने पूरे चुनाव को पलटा था। विचार कीजिए, बच्चे को रोजगार नहीं चाहिए क्योंकि 10,000 मिल गया, आपको हेल्थ की अब सुविधा नहीं चाहिए, आपको 10,000 मिल गया, आपको महंगाई की कोई चिंता रही नहीं क्योंकि खाते में 10,000 आ गया है। तो अब इन सब चीजों से निजात पाइए, सरकारें चुनते रहिए, बनाते रहिए, अधिकारों का हनन का जिक्र मत कीजिए, मत कोई सवाल कीजिए, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।